एवरीबॉडी, मेडियन सर वेलकम यू हियर। आज हम लोग द मर्चेंट ऑफ वेनिस का स्टडी करेंगे, जिसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। यह ड्रामा यूपी बोर्ड क्लास 12th के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। सर्वप्रथम मैं विलियम शेक्सपियर के बारे में बताता हूँ। विलियम शेक्सपियर का जन्म 26 अप्रैल 1564 को इंग्लैंड के स्टेटफोर्ड ऑन एवन में हुआ था। इनके पिता का नाम जॉन शेक्सपियर तथा माता का नाम मैरी शेक्सपियर था। इनकी पत्नी एनी हैथवे थी। विलियम शेक्सपियर बाल्यकाल में शिक्षा के लिए स्थानीय फ्री ग्रामर स्कूल में गए। पिता की बढ़ती हुई आर्थिक कठिनाइयों के कारण पाठशाला छोड़कर छोटे मोटे धंधे में लग जाना पड़ा। जीवन के लिए इन्होंने लंदन जाने का निश्चय किया। इस निश्चय का दूसरा कारण भी था। कदाचित चार्ल कोर्ट के जमींदार सर थॉमस लूसी के उद्यान से हिरण की चोरी की और कानूनी कार्यवाही के भय से उन्हें अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ा। उनका विवाह 1585 में एन हैथवे से हो चुका था। सन 1585 के लगभग शेक्सपियर लंदन आए। शुरू में उन्होंने एक रंगशाला में किसी छोटी नौकरी में काम किया, किंतु कुछ दिनों के बाद वे लॉर्ड चैम्बरलेन की कंपनी के सदस्य बन गए और लंदन के प्रमुख रंगशालाओं में समय समय पर अभिनय में भाग लेने लगे। 11 वर्ष के उपरांत सन 1996 में स्टेटफोर्ड ऑन एवन लौटे और अब इन्होंने अपने परिवार की आर्थिक सुव्यवस्था सुदृढ़ बना ली। विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेज और 154 सोनेट लिखा। इनके मुख्य प्लेज जैसे हैमलेट, ओथेलो, एज यू लाइक इट, रोमियो एंड जूलियट ज़्यादा चर्चा में रहे। शेक्सपियर का सबसे लंबा नाटक हैमलेट, जिसमें 4042 लाइन्स हैं, लगभग इसमें 29,551 वर्ड्स हैं। इनका सबसे छोटा नाटक द कॉमेडी ऑफ एरर्स है, जिसमें 1787 लाइन्स हैं और इसमें लगभग 14,369 वर्ड्स हैं। इस तरह से इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 23 अप्रैल 1616 को इनका देहांत हो गया। अब मैं आपको द मर्चेंट ऑफ वेनिस के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बताता हूँ, जिसे आप ध्यान रखेंगे। द ड्यूक ऑफ वेनिस, वेनिस का यह ड्यूक है। द प्रिंस ऑफ मोरक्को, मोरक्को के राजकुमार हैं। द प्रिंस ऑफ अरागान, मतलब अरागान का राजकुमार है। एंटोनियो वेनिस का एक धनी व्यापारी है। बसेनियो, बसेनियो एंटोनियो का मित्र और पोर्सिया का प्रेमी है। सोलेनियो, सेलेनियो, ग्रेसियानो, ये तीनों एंटोनियो तथा बसेनियो के
मित्र हैं। लॉरेंजो बसेनियो का मित्र था, जेसिका का प्रेमी है। सैलेरियो वेनिस का एक दूत तथा एंटोनियो का मित्र है। साइलाक एक धनी यहूदी है। ट्यूबल एक यहूदी साइलाक का मित्र है। लॉसलॉट गाबो साइलाक का सेवक है। ओल्ड गाबो लांसलॉट का पिता है। लियोनार्डो यह बसेनियों का सेवक है। बल्थासर स्टीफेनो ये दोनों पोर्सिया के सेवक हैं। पोर्सिया बेलमांट की एक धनी स्त्री है। जेसिका साइलाक की जवान इकलौती बेटी है। नेरिसा पोर्सिया की सेविका है। अब द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट वाइज और सीन वाइज विस्तार में समरी देखिए, जिससे आपका जो यह नाटक है पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट। यह दृश्य वेनिस की एक सड़क पर खुलता है। एंटोनियो, सैलेरिनो और सेलानियो प्रवेश करते हैं। एंटोनियो उदास है, किंतु वह स्वयं इसका कारण नहीं जानता। वह अपने साथियों को इतना अवश्य बताता है कि उसका दुख न तो व्यापार से संबंधित है और न किसी के प्यार से। इतने में उसका मित्र बसेनियो तथा ग्रेसियानो आते हैं और सभी चले जाते हैं। तभी बसेनियो एंटोनियो से कुछ धन उधार देने की प्रार्थना करता है। एंटोनियो कारण जानना चाहता है। तब बसेनियो उसे बताता है कि वह बेलमांट की एक धनी और सुंदर स्त्री पोर्सिया से विवाह करना चाहता है, इसलिए उसे धन चाहिए। एंटोनियो उसे बताता है कि मेरे पास इसमें धन नहीं है, अतः तुम किसी से भी मेरी जमानत पर कितने ही ब्याज पर धन ले लो। यही दृश्य, इसके बाद जो यह दृश्य है, यह सीन है, यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब मैं आपको सीन सेकंड के बारे में बताता हूँ। बेलमांट नगर में पोर्सिया के घर के एक कमरे का दृश्य है। इसमें पोर्सिया के विवाह के लिए जो बॉक्सों की लॉटरी की शर्त है, उसके बारे में बात होती है। पोर्सिया और नेरिसा की बातचीत होती है। पोर्सिया लॉटरी में भाग लेने वालों के चरित्र पर टीका टिप्पणी करती है तथा इस प्रकार अपना प्रखर बुद्धि का परिचय देती है। इसके बाद जो है आप सीन थर्ड देखें। इस दृश्य में हम नाटक के दूसरे मुख्य पात्र साइलाक से मिलते हैं, जो रुपया उधार देता है। बसेनियो साइलाक से 3 माह के लिए 3000 ड्यूक उधार मांगता है। एंटोनियो भी आ जाता है। साइलाक एंटोनियो को उसके द्वारा किए गए अपमान की याद दिलाता है। काफ़ी बातचीत होने के बाद साइलाक एंटोनियो का 1 पाउंड मांस 3 महीने की अवधि बीतने पर लेने की शर्त रखता है। एंटोनियो मान जाता है और दस्तावेज
यानी बॉन्ड पर हस्ताक्षर कर देता है। इसी को बॉन्ड स्टोरी का नाम दिया जाता है। एक्ट सेकंड, सीन फर्स्ट। यह छोटा सा दृश्य बॉक्सों की कहानी है जो आगे बढ़ता है। पोर्सिया मोरक्को का राजकुमार तथा नेरिसा नौकर चाकरों के साथ प्रवेश करते हैं। राजकुमार पोर्सिया से कहता है कि वह उसे उसके काले रंग के कारण नापसंद न करे। पोर्सिया कहती है कि इन बातों से कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि उसका विवाह तो बॉक्सों की लॉटरी की शर्त के अनुसार होगा। वह यह भी बताती है कि बक्सा चुनने से पहले उसे शपथ लेनी होगी कि गलत बक्सा चुनने पर वह तत्काल चुपचाप वहाँ से चला जाएगा तथा सारे जीवन कुंवारा रहेगा। मोरक्को का राजकुमार ये शर्तें मानने तथा चर्च में शपथ लेने के लिए चला जाता है। दृश्य यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब सीन सेकंड देखिए। इसमें साइलॉक के घरेलू जीवन की झलक है। साइलॉक का नौकर लॉन्सलॉट साइलॉक के व्यवहार से प्रसन्न नहीं है। वह उसकी नौकरी छोड़कर कहीं दूर जाना चाहता है। बेसैनियो वहाँ आ जाता है। लॉन्सलॉट उससे नौकरी मांगता है, जो बेसैनियो उसे नौकरी दे देता है। तभी ग्रेसियानो आता है। वह बेसैनियो से बेलमांट जाने का अनुरोध करता है। बेसैनियो उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लेता है। दृश्य यहीं समाप्त हो जाता है। सीन थर्ड, साइलॉक के घर के एक कमरे का दृश्य है। इसमें साइलॉक की बेटी जेसिका तथा लॉन्सलॉट आते हैं। लॉन्सलॉट जेसिका से विदा लेता है। जेसिका उसे लॉरेंजो के लिए एक प्रेम पत्र देती है। यह छोटा सा दृश्य यहीं समाप्त हो जाता है। सीन फोर देखिए। यह दृश्य भी साइलॉक के घर के एक कमरे में खुलता है। इस दृश्य में लॉरेंजो के साथ जेसिका के भाग जाने की पृष्ठभूमि तैयार होती है। ग्रेसियानो, लॉरेंजो, सैलेरिनो तथा सेलानियो प्रवेश करते हैं। बेसैनियो के बेलमांट प्रस्थान के उपलक्ष्य में दी जाने वाली दावत के अवसर पर एक नाटक रचने के दृश्य पर वाद विवाद होता है। लॉन्सलॉट आकर लॉरेंजो को जेसिका का पत्र देता है, जिसमें जेसिका लॉरेंजो को अपने भागने की योजना बनाती है कि वह एक नौकर के वस्त्र पहनकर तथा कुछ गहने आदि लेकर लॉरेंजो के साथ भागेगी। केवल लॉरेंजो को उसे लेने जाना होगा। लॉरेंजो इसे नाटक मंडली के साथ लेकर भागने की योजना बनाता है। ग्रेसियानो को इस योजना के विषय में बताता है। दृश्य यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब सीन 5 देखिए। दृश्य साइलॉक के घर के सामने खुलता है। साइलॉक बेसैनियो के प्रस्थान के समय दी जाने वाली दावत का निमंत्रण स्वीकार कर लेता है तथा दावत में जाने की तैयारी करता है। अपने घर की चाबियां जेसिका को देकर प्रस्थान करता है और जेसिका से अपने पीछे सावधान रहने को कहता है। दृश्य यहीं समाप्त हो जाता है। उसके बाद सीन 6 है। लॉरेंजो के मित्र एक पूर्व निश्चित स्थान पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। जेसिका लॉरेंजो के साथ उसका मसालची बनकर भाग जाती है तथा अपने साथ कुछ धन और आभूषण भी ले जाती है। एंटोनियो ग्रेसियानो को सूचित करता है
कि उन्हें मसाल जुलूस को स्थगित करना है, क्योंकि उसे तथा बसैनियों को तत्काल बेलमांट जाना है, क्योंकि हवा यात्रा के पक्ष में चल रही है। इसके बाद सीन 7 देखिए। यहाँ लॉटरी के बॉक्सों की कहानी आगे बढ़ती है। सर्वप्रथम मोरक्को का राजकुमार सोने का बक्सा चुनता है, जिसमें उसे एक मुर्दे की खोपड़ी मिलती है। वह बहुत दुख प्रकट करता हुआ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद आप सीन 8 देखिए। यह दृश्य हमें पुनः साइलाक के पास ले जाता है। साइलाक को अपनी बेटी जेसिका के एक ईसाई के साथ भाग जाने और उसका धन और गहने ले जाने का पता लगता है। इस दुख के कारण वह पागलों के समान सड़कों पर घूमता फिरता है और चिल्लाता है, मेरी बेटी, मेरे गहने। जेसिका को बसैनियों के जहाज़ पर भी ढोला जाता है, किंतु उसका कोई पता नहीं लगता। ईसाइयों के प्रति साइलाक की घृणा बढ़ जाती है। सेलेरिनो तथा सोलेनियो एंटोनियो के एक जहाज़ के डूब जाने की अफवाह का जिक्र करते हैं। दृश्य अर्थात सीन 9 देखिए। इस दृश्य में पुनः पोर्सिया के घर में पहुंचते हैं। आरागान का राजकुमार लॉटरी में शामिल होता है और सोच विचार कर चांदी का बक्सा चुनता है। इसमें उसे एक हंसते हुए मूर्ख का चित्र प्राप्त होता है और साथ में एक पत्र जिसमें उसे बिल्कुल मूर्ख बताया गया है। दुखी मन से वह भी वहाँ से चला जाता है। दृश्य के अंत में बेलमांट में बसैनियों के आगमन की सूचना मिलती है। एक्ट 3 सीन 1। जेसिका के एक ईसाई के साथ भाग जाने से साइलाक बहुत दुखी है, विशेषकर एंटोनियो से घृणा स्वरूप। रुक्के की अवधि की समाप्ति पर उसके शरीर से 1 पाउंड मांस अवश्य लेने का निश्चय कर रहा है। एंटोनियो के कई जहाज़ों के डूबने की अफवाह से वह बहुत प्रसन्न है। जेसिका का अभी तक कोई पता नहीं लगा है। अब वह रुक्के पर कार्रवाई के लिए एक अच्छे वकील की तलाश में है। अब सीन 2 देखिए। यह दृश्य पुनः हमें पोर्सिया के घर ले जाता है, जहां लॉटरी के बॉक्सों की कहानी पूरी होने जा रही है। यहाँ बसैनियों काफ़ी सोच समझकर शीशे का बक्सा चुनता है, जिसके अंदर उसे पोर्सिया का चित्र प्राप्त होता है। अतः पोर्सिया और बसैनियों का विवाह निश्चित है। इसी प्रकार ग्रेसियानो तथा नेरिसा का विवाह भी निश्चित हो जाता है तथा दोनों स्त्रियां अपने पतियों को एक एक अंगूठी देती हैं। इसी बीच लॉरेंजो तथा जेसिका को एक दूत सूचना देता है कि एंटोनियो के सभी जहाज़ डूब जाने के कारण साइलाक अदालत में एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस लेने की जिद पर अड़ा हुआ है। यह सुनकर पोर्सिया से नहीं रहा गया और तुरंत चर्च में जाकर विवाह करते हैं और फिर पोर्सिया काफ़ी धन दे करके बसैनियों को ग्रेसियानो के साथ एंटोनियो की सहायता के लिए भेजती है और उससे कहती है कि उसका मित्र किसी भी कीमत पर बचना चाहिए। इसके बाद सीन 3 शुरू होता है। यह दृश्य रुक्के की कहानी को आगे बढ़ाता है। एंटोनियो जेल में है। वह जेलर के साथ साइलाक के पास दया की भीख मांगने जाता है। साइलाक उसे दुत्कार देता है। इसके बाद सीन 4 आता है। यह दृश्य अदालत के दृश्य की पृष्ठभूमि तैयार करता है। पोर्सिया अपने एक नौकर को
प्रसिद्ध वकील डॉक्टर बेलारियो के पास भेजती है ताकि वह उनसे एंटोनियो के पक्ष में कुछ दलीलें, ड्यूक के नाम पत्र और वकील की ड्रेस ले आए। फिर वह घर की जिम्मेदारी लॉरेंजो और जेसिका को सौंपती है जब तक उसके पति लौटकर आए। फिर वह नेरिसा के साथ चल पड़ती है। उसके बाद सीन 5। इस दृश्य में लॉन्सलॉट के हास्य की झलक के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसके बाद मैं आप लोगों को एक्ट 4 बताने चल रहा हूँ। एक्ट 4 का सीन 1। यह कोर्ट का दृश्य है जिसमें एंटोनियो और साइलाक दोनों पक्षों के व्यक्तिगत उपस्थिति है। इसमें ड्यूक साइलाक से दया की अपील करता है किंतु साइलाक नहीं मानता। बसैनियो उसे 6000 ड्यूक पेश करता है किंतु साइलाक कहता है कि मैं 36,000 ड्यूक भी नहीं लूँगा, मुझे केवल 1 पाउंड मांस चाहिए। भेष बदलकर पोर्सिया और नेरिसा आती हैं। वे ड्यूक को डॉक्टर बेलारियो का पत्र देती हैं। ड्यूक पोर्सिया को मुकदमे की पैरवी करने की स्वीकृति देता है। पोर्सिया एंटोनियो से पूछती है क्या वह रुक्के को स्वीकार करता है। एंटोनियो कहता है हाँ। फिर पोर्सिया साइलाक से दया की प्रार्थना करती है किंतु साइलाक केवल 1 पाउंड मांस का दावा करता है। पोर्सिया उसके दावे को स्वीकार करती है। फिर वह एंटोनियो से अपनी छाती खोलकर मांस देने के लिए और साइलाक से मांस लेने के लिए तैयार होने को कहती है। जब साइलाक चाकू लेकर आगे बढ़ता है तभी पोर्सिया उसे सचेत करती है कि रुक्के के अनुसार उसे केवल 1 पाउंड मांस लेने का अधिकार है, किंतु ऐसा करने में न तो 1 बूंद रक्त बहे और न मांस 1 पाउंड से कम या ज़्यादा कटे, वरना उसकी सारी संपत्ति राज्य जब्त कर लेगा। फिर तो साइलाक घबरा कर पीछे हट जाता है और अपना मूल धन ही लेना चाहता है, किंतु अदालत सभी बातों को अस्वीकार कर देती है। फिर वह अदालत छोड़कर जाने लगता है, किंतु पोर्सिया उसे रोककर कहती है कि अदालत की दृष्टि से वह अपराधी है। उसने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक नागरिक की जान लेने की कोशिश की है। इसकी सज़ा है कि अपराधी की आधी संपत्ति उस व्यक्ति की है जिसकी उसने जान लेने की कोशिश की है और आधी संपत्ति राज्य की है तथा उसका जीवन ड्यूक की दया पर निर्भर है। ड्यूक उस पर दया करने को राजी है। तब पोर्सिया एंटोनियो से पूछती है कि वह साइलाक पर क्या दया कर सकता है। अतः एंटोनियो 3 शर्त रखता है। नंबर 1, एंटोनियो को मिलने वाली आधी संपत्ति फिलहाल ट्रस्ट की हो और साइलाक की मृत्यु के बाद यह संपत्ति साइलाक के दामाद को दे दी जाएगी। दूसरा, वह तुरंत ईसाई धर्म को स्वीकार कर ले। तीसरा, बाकी आधी संपत्ति को लॉरेंजो तथा जेसिका के नाम कर दे। साइलाक तीनों शर्तों को मानने के लिए राजी हो गया और अपने घर चला गया। बाद में बसैनियो पोर्सिया को कुछ धन देने का प्रस्ताव करता है। पोर्सिया धन लेने को मना कर देती है। जब उससे पुनः कुछ लेने का आग्रह किया जाता है
तब पोर्सिया एंटोनियो के दस्तावेज ले लेती है और बसेनियो से वह अंगूठी मांगती है जो वह पहने हुए है, किंतु बसेनियो शादी की अंगूठी देने को तैयार नहीं है। तब पोर्सिया नेरिसा के साथ उनसे विदा लेकर चली जाती है। बाद में एंटोनियो के कहने पर वह बसेनियो अपनी अंगूठी देकर ग्रेसियानो को पोर्सिया के पीछे भेजता है। दृश्य यहीं समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट दृश्य देखिए। इसके बाद आप जो है नेक्स्ट सीन देखिए, यानी सीन सेकेंड। पोर्सिया तथा नेरिसा आती हैं। ग्रेसियानो पोर्सिया को बसेनियो की अंगूठी देता है। पोर्सिया उससे नेरिसा को साइलाक के घर तक पहुंचाने का अनुरोध करती है ताकि दस्तावेज पर साइलाक के हस्ताक्षर हो जाएं। नेरिसा भी किसी प्रकार अपने पति की अंगूठी प्राप्त कर लेती है। दोनों का उद्देश्य है बाद में अपने पतियों से अंगूठी मांगकर उन्हें परेशान करना। दृश्य यहीं पर समाप्त हो जाता है। लास्ट एक्ट फिफ्थ और सीन फर्स्ट देखिए। यह दृश्य बेलमांट में पोर्सिया के घर का है। घर के लॉन में संगीतकार संगीत बजा रहे हैं। एक एक करके सभी पात्र इकट्ठे हो जाते हैं। पोर्सिया तथा नेरिसा प्रवेश करती हैं। पोर्सिया संगीत बंद करने का आदेश देती है। लॉरेंजो पोर्सिया को आवाज़ से पहचानकर उसका स्वागत करता है। तनिक देर बाद बसेनियो, ग्रेसियानो तथा एंटोनियो आ जाते हैं। पोर्सिया उनका स्वागत करती है। थोड़ी देर में नेरिसा और ग्रेसियानो अंगूठी के ऊपर झगड़ा शुरू कर देते हैं। फिर पोर्सिया तथा बसेनियो में भी अंगूठी पर झगड़ा शुरू हो जाता है। अविश्वास का नाटक होता है। एंटोनियो हस्तक्षेप करके मामले को शांत करना चाहता है। फिर पोर्सिया भेद खोलती है कि वह स्वयं ही जज थी और नेरिसा उसके क्लर्क हैं। इस पर सभी आश्चर्य करते हैं। फिर पोर्सिया एक पत्र दिखाती है जो उसे रास्ते में मिला था। इसमें लिखा है कि एंटोनियो के माल से लदे 3 जहाज सुरक्षित वापस आ गए हैं। फिर उदास खड़े लॉरेंजो को साइलाक का वह दान पत्र दिया जाता है। इसके अनुसार साइलाक के मरने के बाद उसकी सारी संपत्ति लॉरेंजो व जेसिका को मिलेगी। चारों ओर खुशियाँ मनाई जाती हैं और नाटक का यहीं अंत हो जाता है। ओके।